हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का जो थर्ड लेसन है, परमाणु अणु और आयन। परमाणु अणु और आयन, इनके दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। कल हम लोग पढ़े थे पहले पार्ट में, जिनमें हमने पढ़ा था सबसे पहले कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो 5 चीजों से बनी हुई है, जिनका नाम था क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। जिसका मेंशन हमारे तुलसीदास यानी तुलसी बाबा जो है ना, अपने रामायण में किए थे, लिखे थे, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंचरचित या अधम शरीरा। बाद में यूनानिक दार्शनिक कनाद और अरस्तु जैसे लोगों ने भी ये साबित किया कि पदार्थ छोटे से छोटे कणों की बनी होती है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। उन्होंने परमाणु नाम नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई भी पदार्थ को अगर आप टुकड़ा से टुकड़ा करते जाइएगा, छोटे छोटे तोड़ते जाइएगा, तो एक ऐसी समय आएगी कि जहां से वो टूटना बंद हो जाएगी और वह छोटी इकाई क्या कहलाती है थी? परमाणु कहलाती थी। नहीं, इसके बाद आने वाले वैज्ञानिकों ने इन पर मेंशन किया, जिनमें सबसे पहले थे हमारे लंभाजे ने। और उन्होंने एक नियम दिया, रासायनिक संयोग का नियम। और उन्होंने कहा कि दुनिया के जो पदार्थ है ना, वह 2 नियमों से संयोजित होती है, जिनमें से एक नंबर पर था कि अनवरतता का नियम, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कि आप अगर 2 पदार्थों को मिलाकर, 2 या 3 पदार्थों को मिलाकर अगर आप संयोग करके बनाते हैं यौगिक, तो जितना द्रव्यमान देते हैं वो अगले मैंने द्रव्यमान उतने ही द्रव्यमान का वस्तु बनता है। जैसे मान लीजिएगा आप एक केजी का 2 वस्तु मिलाकर के अगर 2 केजी एक वस्तु तैयार करते हैं, नई चीज, तो वो 2 केजी का होगा, ज्यादा नहीं और कम नहीं होगा। इसको कहते हैं हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, नहीं कहते हैं, या अनवरतता का नियम। इसके लिए हमने बताया था कि मान लीजिए अगर आप ए और बी अगर आप दे करके बनाते हैं, अगर कैपिटल ए है और कैपिटल बी है, अगर ये दोनों चीज को मिलाए और बनाए, तो वहां स्मॉल ए और स्मॉल बी नहीं बनेगी। बनेगी तो बनेगी कैपिटल ए और कैपिटल बी ही बनेगी। हाँ, भले बी पहले हो जाए, ए बाद हो जाए, या बाद ए हो जाए पहले बी हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बनेगी तो बनेगी ए बी। यानी कहने का अर्थ है कि आपने जो द्रव्यमान दिया है उस द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगी। तो इसको क्या कहा था हमने? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा हमने कहा था स्थिर अनुपात का नियम, जिनमें हमने बताया था कि आप कोई भी वस्तु दुनिया के कहीं से भी लीजिए, आप कोई भी वस्तु को दुनिया से कहीं से लीजिए, उनमें जो उपस्थित परमाणुओं की संख्या होगी वो भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में होगी। जैसे हमने जल के बारे में बताया था कि जल चाहे आप दिल्ली से लीजिए या हमारे गांव से गंगसारा से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं का जो अनुपात होगा हमेशा एक अनुपात होगा। अगर मान लीजिए दिल्ली के जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अगर 16:8, तो गंगसारा के भी जल का अनुपात क्या होगा? इसके बाद हमने देखा था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। डाल्टन साहब ने कई परमाणु सिद्धांत दिए, बाद में भले उनकी सिद्धांत में कुछ दोषें आई, लेकिन जिस समय वो दिए थे वो बहुत ही प्रसिद्ध रही, पॉपुलर रहा, क्योंकि उनसे पहले इनके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया था, इसलिए उनका सिद्धांत ज्यादा मान्यता रही। और उन्होंने क्या बताया था कि दुनिया सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों की बनी होती है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य होती है और एक परमाणु से बने पदार्थ एक भार वाले होंगे और 2 भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से बनी पदार्थ भिन्न भिन्न भार वाले होंगे। और किसी भी यौगिक यानी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होता है वो यौगिक परमाणु कहलाते हैं। लेकिन आने वाले वैज्ञानिकों ने डाल्टन परमाणु सिद्धांतों में कई दोषें निकाला, जिनमें से पहला तो उन्होंने कहा था कि दुनिया के सबसे सूक्ष्म पदार्थ परमाणु होता है। उन्होंने कहा नहीं, परमाणु नहीं होता, इसके आगे भी इसका विभाजन किया जा सकता है। जो आगे हम लोग चैप्टर में देखेंगे कैसे उसको तोड़ा गया है, वो सब हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल समझते हैं कि आने वाले वैज्ञानिकों ने डाल्टन का ये जो परमाणु सिद्धांत था उसको उन्होंने गलत कर दिया। फिर आगे उन्होंने कहा समस्थानिक का खोज, संभारी का खोज हुआ, तो डाल्टन के सारे सिद्धांतों को गलत कर दिया। लेकिन हम उनको गलत नहीं कह सकते हैं, जब वो दिए थे तब अच्छा था, मान्य था। ठीक है, चलते हैं। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है उनको देखते हैं। सबसे पहले हमने कल बताया था परमाणु के संकेत के बारे में, क्योंकि देखिए कोई भी परमाणु होते हैं ना, उसके नाम को लिखना बड़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि नाम को आप सही रूप से नहीं लिख पाइएगा। कोई भी नाम को अगर लिखना हो तो नाम को लिखना क्या हो जाता है? थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में और सब जगह मान्य नहीं होती है, तो हमने संकेत देना शुरू किया था। याद रखिएगा, परीक्षा में जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग तो सबसे ज्यादा संकेत का ही महत्व होता है। जैसे हाइड्रोजन का क्या संकेत है, हीलियम का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, नाइट्रोजन का क्या है, और ऐसे सारे जितने, ठीक है ना, इन सारे जो संकेत हैं उस संकेत को उन्होंने बताया था, नहीं बताया था। और संकेत कैसे नाम लिखते हैं? तो सबसे पहले तो उत्पत्ति की दृष्टि से, कि कोई भी परमाणु की उत्पत्ति जहां होती है, कोई भी परमाणु की उत्पत्ति जहां होती है उसी के नाम पर होती है। जैसे हमने बताया था कि
जैसे लाल चींटी में एक अम्ल पाए जाते हैं जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लाल चींटी से। उसको लैटिन भाषा में फॉर्मस कहा जाता है, इसलिए उसके नाम को रखा गया फॉर्मिक अम्ल रखा गया। नहीं, फिर रंग के आधार पर। लेकिन ये सब मान्यताएं पूरा नहीं हुई तो हमने क्या किया, सारे वैज्ञानिकों ने एक जगह बैठा और उसका नाम रखा IUPAC नाम। IUPAC नाम, यानी कि पूरे दुनिया के जितने वैज्ञानिकों ने सब मिल करके एक विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए। तो उन्होंने बताया कि देखिए, आप सभी जितने भी तत्व हैं सबको लैटिन भाषा में लिखा जाए और लैटिन भाषा का जो पहला अक्षर होगा वो संकेत होगा। फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर दो परमाणु के अगर एक ही नाम हो जाए, संकेत पहला अक्षर बराबर हो जाए, तब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा 2 अक्षर ले लीजिए। अगर कहा कि 2 भी मिल जाए तब क्या करोगे? तब उन्होंने कहा कि एक पहला लीजिए और कोई दूसरा मुख्य ले लीजिए। तब नहीं, इस तरह से उनका संकेताक्षर रखा गया। ठीक है, ये सब हमने कल देखा था और संकेत का महत्व भी देखा था कि संकेत का क्या महत्व है। तो हम पढ़ रहे थे परमाणु के संकेत के बारे में कि परमाणु के संकेत का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि परमाणु जो होती है ना, वह संकेत लिखने से क्या होता है कि वो ये शो करता है कि वह कितने तत्व हैं, उनका क्या नाम है, इस सब के बारे में देखे थे, नहीं देखे थे। चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे अणु की अवधारणा। क्या पढ़ना है आज हमें? अणु की अवधारणा। देखिए, अणु के बारे में हमने बताया था कि हमारे जो जॉन डाल्टन है ना, जॉन डाल्टन, उन्होंने कहा था कि यौगिक जो होते हैं, यौगिक का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? यौगिक परमाणु कहलाता है। उन्होंने क्या कहा कि यौगिक का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? यौगिक परमाणु कहलाता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि देखिए, कोई पदार्थ के सूक्ष्म कण जो मुक्त रह सकता है, अणु कहलाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे अणु किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? पदार्थ के वह सूक्ष्म कण जो संयोग की अवस्था में होती है और मुक्त रहती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अणु कहते हैं, या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर लीजिए, जैसे अगर परमाणु अगर लिखना हो, मान लीजिए अगर कोई परमाणु लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग? सीधे मान लीजिए उसका संकेत है वो दे देंगे। लेकिन अणु अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? देखिए, जैसे मान लेते हैं हमें हाइड्रोजन लिखना होगा, हाइड्रोजन, तो H दे देंगे तो इसका मतलब हुआ परमाणु। लेकिन यहीं H2 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये अणु हो जाएगा। जैसे मान लीजिए N लिखेंगे तो समझ गया क्या हो गया? ये परमाणु, नाइट्रोजन के एक परमाणु। लेकिन अगर यहां हम N2 कर दें, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? अणु है। नाइट्रोजन के क्या है? अणु है। अब देखिए, ये जो होती है ये स्वतंत्र होती है, ये सक्रिय होती है, क्रियाशील होती है। जबकि ये अणु जो होती है ना, वह क्या होती है? सक्रिय नहीं होती है, किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। और क्या क्या होता है वो आगे देखेंगे, क्यों नहीं अभिक्रिया करती है वो समय आगे पढ़ेंगे। फिलहाल समझिए कि अणु समझ गए किसे कहते हैं। अणु का मतलब हुआ कि किसी भी यौगिक का सूक्ष्म कण, किसी भी यौगिक का सूक्ष्म कण जो दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनी होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अणु कहते हैं। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, ये अणु की क्या क्या विशेषताएं होती है। आप जो अणु अभी देख रहे थे, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, तो याद रखेंगे अणु की विशेषता या किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु के सदृश होते हैं। देखिए, एक पदार्थ मान लीजिए अगर आपके पास है और उसके जितने भी अणु होते हैं सब क्या होंगे? सदृश्य गुण वाले होंगे। किसी भी पदार्थ के जितने अणु होंगे वह सदृश्य गुण वाले होंगे। सदृश्य का मतलब होता है एक समान। जैसे हमने पिछले दिन बताया था कि मान लीजिए अगर एक लोहा है और लोहा के जितने परमाणु हैं, लोहा के जितने परमाणु हैं वो एक ही गुण वाले होंगे, समान गुण वाले होंगे। उसी तरह से अणु के भी जितने होंगे, माने कोई भी पदार्थ है, जल है, और जल के जितने अणु होंगे, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जितने अणु होंगे तो उसके अब क्या होंगे? सदृश्य गुण वाले होंगे, एक गुण वाले होंगे। आगे हैं, यह तथ्य कि एक परमाणु, सॉरी, अणु की अवधारणा। विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। अगर कोई 2 पदार्थ होंगे, मान लीजिए 2 पदार्थ होंगे और उसके अणु को अगर लेंगे तो दोनों भिन्न भिन्न गुण वाले होंगे। जैसे अभी हमने बताया, हाइड्रोजन के अणु होंगे तो वह अलग गुण वाले होंगे, और उसी तरह से नाइट्रोजन के अणु होंगे तो वह भिन्न गुण वाले होंगे। ऑक्सीजन के अणु होंगे तो फिर वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या होंगे? अलग होंगे, यानी कि सब एक जैसे नहीं होंगे। आगे हैं, किसी पदार्थ के अणुओं के उस पदार्थ के गुणों को प्रतिनिधित्व करती है। माने कोई पदार्थ के जो अणु है उसके गुण को बतलाती है। मान लीजिए N2 देख लिए तो N2 से आप समझ जाएंगे कि नाइट्रोजन के गुण वाला होगा। मान लीजिए H2 देख लिए, समझिएगा हाइड्रोजन के गुण वाले होंगे। O2 देख लिए तो समझिएगा ऑक्सीजन के गुण वाले। यानी कहने का अर्थ है कि उस परमाणु के सदृश्य गुण को प्रतिनिधित्व करती है, यानी गुण को बतलाती है। ऐसे समझिए उसको क्या कहती है? वो गुण को बतलाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग तात्विक अणु। हमें क्या पढ़ना है आज?
तात्विक अणु क्या है। अगर कोई पूछे भाई तात्विक अणु क्या है, किसी यौगिक के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग तात्विक अणु। माने जैसे कोई भी मान लीजिए परमाणु है अगर आपके पास और उसमें 2 अणु हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तत्वक अणु। और ये क्या होते हैं, किसी तत्व के सभी अणु सदृश परमाणु के बने होते हैं। सदृश का मतलब होता है समान, समान, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है तो H2, क्लोरीन है तो Cl2, इसी तरह से ऑक्सीजन है तो क्या बोलेंगे, O2, ऑक्सीजन है तो O2। इसी तरह से मान लीजिए कोई भी आप ले लेंगे नाइट्रोजन तो N2, है ना, ये समझे। लेकिन याद रखेंगे कुछ ऐसे प्रकृति में भी तत्व हैं जो संयोग की अवस्था में नहीं होती है, वो स्वतंत्र होती है, उसमें O2 करके नहीं लिखाता है। कहेगा सर जी कौन सा, तो जैसे मान लीजिए हमारा हीलियम है He, ये क्या होता है, हमेशा अकेला होता है। इसके साथ ना ऐसे आप He नहीं लिख सकते हैं 2, ठीक है। जैसे नियॉन है Ne, ये क्या है, केवल संयोग है, ये Ne2 के रूप में नहीं लिखाता है। ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, समझ रहे ना। यानी कहने का अर्थ है जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस उनकी संख्या होती है 6। याद रखेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, रेडॉन और क्रिप्टन, इनकी संख्या कितनी होती है, 6 अक्रिय गैसों की। और ये क्या होते हैं, अपने अष्टक पूरा किए रहते हैं, इसीलिए ये संयोग की अवस्था में नहीं होती है, केवल प्रकृति मुक्त होती है और किसी के साथ कोई अभिक्रिया भी नहीं करती है। लेकिन बाकी आपने जो देखा, हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो भी है, नहीं क्लोरीन है, कैल्शियम है, ये सब क्या है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और ये मुक्त अवस्था होने के कारण क्या करती है, ये अपने निकटवर्ती तत्व के साथ अभिक्रिया कर लेती है। क्या कर लेगी, अभिक्रिया कर कर और क्या बनाती है, अणु बनाती है। क्या बनाती है, अणु। इसको कहते हैं हम लोग तात्विक अणु। यानी दो परमाणु अगर आपस में जुड़कर एक अणु का निर्माण करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तात्विक अणु कहते हैं। लेकिन देखिए कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ ऐसे अणु भी होते हैं जिनको हम लोग इस तरह से केवल N2 करके नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी जटिल होता है और ऐसे जटिलता में उसको नहीं लिखा जा सकता है। जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, उनकी संरचना काफ़ी जटिल होती है। हीरा और ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है, काफ़ी जटिल होती है और ऐसी स्थिति में उनका लिखना बड़ा, देखिए लिखा हुआ है, लेकिन उत्कृष्ट गैसों में अणु नहीं होता। जैसे अभी हमने बताया हीलियम और नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन में अणु नहीं होते हैं, लेकिन ये परमाणु ही होते हैं। केवल लिखाएंगे तो कैसे लिखाएंगे, तो He लिखाएंगे, कैसे लिखाएंगे, Ne लिखाएंगे। आर्गन लिखना होगा तो सीधे हम लोग AR देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जटिल होते हैं और जटिल होने के कारण हम उसको इस तरह से संकेत में नहीं लिख सकते, उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अभी एक नई कार्बन के एक पदार्थों का खोज हुआ है, समस्थानिक उसको कह सकते हैं। कार्बन के एक समस्थानिका का खोज हुआ है जिनका नाम याद रखिएगा, उनका सूत्र होता है C60। क्या नाम है उसका, C60, संकेत में ऐसे C60। अब इसको आप ना C2 नहीं लिख सकते हैं, C2 नहीं लिख सकते क्योंकि इतना जटिल है ना। इसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम है जो आपके किताब में लिखा हुआ है, बकमिस्टर फुलेरीन। क्या नाम है, बकमिस्टर फुलेरीन, ठीक है। ये बहुत ही, कार्बन का जो है ना वो बहुत ही घना रूप समझिए। ऐसे एक तो कोबाल्ट 60 आप पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन वो छोड़िए, ये कार्बन का है। ये किसका रूप है, कार्बन का है, एक नया खोज हुआ है जिसका संकेत C60 होता है। अब समझिए आपने क्या समझा अभी तक, कि अगर कोई सरल परमाणु है तो आप उसको अणु के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर कोई जटिल परमाणु हो या कोई अक्रिय परमाणु हो तो आप उसे अणु के रूप में नहीं लिख सकते। सरल वाले को लिख सकते हैं, सरल वाले को आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर जटिल हो तो आप उसको नहीं लिख सकते हैं। अक्रिय है तो नहीं लिख सकते। तात्विक नहीं समझ गए, क्या समझे तात्विक अणु, यानी कि किसी भी परमाणु के सरल अगर पदार्थ है तो उसको हम अणु के रूप में लिख सकते हैं, अगर जटिल हो तो हम उसे अणु के रूप में नहीं लिख सकते। कोई दिक्कत। अब चलते हैं मेरे भाई, आगे हमें पढ़ना है परमाणु और अणु में क्या अंतर। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप अभी तक पढ़ रहे थे कि परमाणु किसे कहते हैं, फिर अणु किसे कहते हैं, नहीं पढ़ रहे थे, तो अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु और अणु में क्या अंतर है तो उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले यौगिक के अणु। क्या पढ़ेंगे हम लोग, यौगिक के अणु। किसी यौगिक में 2 या 2 से अधिक परमाणु हो, जैसे H2O में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, उसी तरह से जैसे हमारे ये क्या है, अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन के 1 और हाइड्रोजन के 3 परमाणु है, इसको कहते हैं यौगिक के अणु, यौगिक के अणु कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए और कोई भी लीजिए, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, जैसे हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब इसमें देखिए कार्बन के कितने परमाणु हैं, 1,
ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 हैं। हो गया। ये क्या कहलाते हैं? यौगिक अणु कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? कोई दिक्कत? अणु, यौगिक अणु समझ गए। अब परमाणुकता का मतलब क्या होता है कि टोटल को जोड़ दीजिए, किसी यौगिक में जितने परमाणु हैं सबको जोड़ दीजिए, वो क्या कहलाएगी? परमाणुकता। यानी किसी यौगिक में, किसी पदार्थ में अणु की उपस्थिति परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। जैसे देखिए H2O, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? तो टोटल जोड़ के कितना? 3। इसी तरह से CH4, कार्बन कितने? हाइड्रोजन कितने? टोटल कितना? परमाणुकता। समझ गए ना? इसी तरह से मान लीजिए हम लेते हैं एक इसका सूत्र, किसका? ग्लूकोज का ले लेते हैं, C6H12O6। अब बताइए कोई आदमी कि इसमें कितनी परमाणुकता है? 6, 6, 6, 12, 12, 24। कितने हैं? इसकी परमाणुकता कितनी? 24। इसी तरह से हम ले लेते हैं चीनी, C12H22O11। अब बताइए इसकी परमाणुकता कितना है? क्या करेंगे? इस सब को जोड़ देंगे। क्लियर? तब परमाणुकता समझ गए कि किसी भी यौगिक में जितने टोटल परमाणु हैं सबकी गिनती कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, वो क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। कोई दिक्कत? किसी भी यौगिक में जितने परमाणु हैं, परमाणुकता। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं हम लोग, क्या कहता है? तो परमाणुकता समझ गए। अब परमाणुकता भी कई प्रकार की होती है। नंबर 1, एकल परमाणुकता। एकल परमाणुकता का मतलब अगर एक परमाणु होगा तो एक परमाणुकता, अगर उसमें परमाणुओं की संख्या 2 हो तो द्वि परमाणुकता, परमाणुओं की संख्या 3 हो तो त्रि, 4 है तो 4, और 5 है तो 5। अब बाकी 5 से ज्यादा भी होगा तो 5 वाला में ही आएगा, उससे ज्यादा वाला में नहीं जाएगा। परमाणुकता समझ गए ना? जैसे मान लीजिए कोई भी एक पदार्थ लीजिए एकल परमाणुकता के उदाहरण के रूप में, जैसे आर्गन, नियॉन है, Ne, क्या हमारा? नियॉन, Ne। ये नियॉन जो है वह सिंगल होता है, वो संकेत के रूप में नहीं होता है क्योंकि अक्रिय है। इसी तरह से आर्गन, इसी तरह से हमारा रेडॉन, ये सब क्या है? अक्रिय है। तो ये हमेशा क्या होगा? एकल परमाणुकता। यानी अक्रिय तत्व हमेशा एकल परमाणुकता होती है। उसी तरह से द्वि परमाणुकता, द्वि का मतलब होता है 2, यानी वैसे परमाणु जिसमें कितने होंगे? संख्या 2 होंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? द्वि परमाणुकता कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कोई भी, देखिए SO, ये क्या हो गया हमारा? सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। इसमें कितने हैं? एक सल्फर है और एक, तो द्वि परमाणु। इसी तरह से मान लेते हैं हम लोग H2 लेते हैं, तो ये क्या है? द्वि परमाणुकता है क्या? चलिए, तो ये समझ गए। अब त्रिपरमाणुकता वाला, 3 वाला, जिसमें परमाणु संख्या कितनी? 3, जैसे आपने यहां देखा, किसमें? जल में। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, CO2, CO2, इसमें कितनी परमाणुकता? कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2। तो आप समझ रहे हैं परमाणुकता किसे कहते हैं। चलते हैं आगे, परमाणु और अणु में अंतर देख लेते हैं कि भाई परमाणु किसे कहते हैं और अणु किसे। कोई पूछे परमाणु और अणु में क्या अंतर है, तो आप क्या करेंगे? वहां पर लिखेंगे परमाणु और अणु में निम्न अंतर है। परमाणु और अणु में निम्न अंतर है। नंबर 1, अस्तित्व। देखिए परमाणु का अस्तित्व और अणु का अस्तित्व क्या है, सो देखिए। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है मुक्त अवस्था में। अगर कोई पूछे कि परमाणु किसे, तो किसी भी तत्व का, किसी भी तत्व। और तत्व किसे कहते हैं समझ गए हैं? पहले हम लोग दूसरे अध्याय में पढ़े थे। नहीं, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, जैसे सोने चांदी नहीं पढ़े थे हम लोग। तो तत्व का जो सूक्ष्मतम कण है, जो मुक्त अवस्था में रहती है, उसको कहते हैं हम लोग परमाणु। जबकि यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण है, यौगिक यानी कि जल, जैसे जल है, चीनी है, नमक है, ये क्या हमारा? यौगिक है। इसके जो सूक्ष्मतम कण है वो क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। क्लियर? आप समझ रहे हैं? परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु। परमाणु स्वतंत्र होता है, अणु स्वतंत्र नहीं होता है। आगे है आकृति। परमाणु हमेशा गोल होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है? गोल। लेकिन जो हमारा अणु है उनका आकार गोल नहीं होता है, वो हो सकता है चौकोर, तिकोर, नहीं बेलनाकार, नहीं, समझ रहे ना? ये भिन्न भिन्न आकार के होते हैं लेकिन गोल नहीं होते हैं। चलते हैं सक्रियता। परमाणु सक्रिय होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं, यानी किसी से अभिक्रिया कर सकती है। लेकिन अणु जो होते हैं ना, सक्रिय नहीं होता है, वो संयोग की अवस्था में होती है। बंधन, परमाणु में कोई बंधन नहीं होता, जबकि अणु में एक बंधन होता है, रासायनिक बंधन, इसीलिए वो बंध करके रहती है। अगर बंधन नहीं हो ना तो वो टूट जाएगी। यानी कि बंधन यानी रिश्ता, बंधन का मतलब रिश्ता नहीं, यानी एक अणु में 2 परमाणु होते हैं और दोनों परमाणु के बीच में एक बंधन होता है, इसको कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल।
स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसके कारण जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम आपको बताते हैं कि हमारे पास N1 है और एक और परमाणु N है ना। ये दोनों मिलके बनाया है N2, लेकिन ये किसके कारण बंधा हुआ है? तो स्थिर वैद्युत रासायनिक बल के कारण। ठीक है, यानी कि दो अणु के जो परमाणु है वो परमाणु किसके कारण बंधी रहती है? इस वैद्युत स्थिर विद्युत रासायनिक बल के कारण। ठीक है, चलिए। और विभाजन, परमाणु विभाज्य नहीं होता है जबकि अणु का विभाजन होता है। परमाणु को हम लोग सामान्यतः नहीं तोड़ सकते हैं अभी तक, आगे हम लोग तोड़ेंगे वो बात की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते हैं। क्लियर? तब परमाणु और अणु में अंतर समझ गए, आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्या? परमाणु तत्व का सूक्ष्म कण, परमाणु क्या कहते हैं? तत्व का सूक्ष्म कण, जबकि यौगिक का सूक्ष्म कण अणु कहलाता है। परमाणु सक्रिय होते हैं, अणु सक्रिय नहीं होते हैं। परमाणु का आकार गोल होता है और अणु का आकार चौकोर, त्रिकोण इत्यादि नहीं। चलिए, कोई दिक्कत? परमाणु अविभाज्य होते हैं, अणु विभाज्य होता है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं कि भाई आयन किसे कहते हैं। अगर कोई पूछ दे आपसे कि भैया बताइए आयन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, आयन का मतलब होता है, आयन का मतलब होता है आवेश। आयन का मतलब क्या होता है? आवेश होता है। ठीक है, आवेश किसे कहते हैं समझ गए? कि अगर मान लीजिए कोई भी पदार्थ है उसमें जो आवेशित कण है, आवेशित कण और इस कण से बने होते हैं, इसी के कारण उस पर एक आवेश उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं हम लोग आयन। देखिए लिखा हुआ है यौगिक, कोई भी यौगिक है उनमें आवेशित कण के बने होते हैं और ये आवेश युक्त कण को कहते हैं हम लोग आयन। कोई भी यौगिक किसके बने होते हैं? आवेश युक्त कण के बने होते हैं और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आयन कहते हैं। जिस पर कण का धन आवेश रहता है, अगर मान लीजिए कोई ऐसे कण है जिस पर धन आवेश है तो उसको कहते हैं हम लोग धनायन, और जिस पर अगर ऋण आवेश है तो उसको कहते हैं हम लोग ऋणायन। चलिए, ऐसे तो आप समझिएगा नहीं, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने पाठ से बाहर। हम आपको समझाने के लिए हम पाठ से बाहर चलते हैं, समझते हैं कैसे, सुनिएगा। देखिए, दुनिया का जितना पदार्थ है ना, याद रखेंगे, दुनिया के जितने पदार्थ हैं, ठीक है, ये तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, तो वहां से हम थोड़ा सा बैक ले लेते हैं और तब आपको बताते हैं। सुनिएगा भाई, देखिए दुनिया के जितने पदार्थ है ना, दुनिया का जितना पदार्थ है, कोई भी परमाणु विद्युतः उदासीन होती है। कोई भी परमाणु विद्युतता, जैसे आपने देखा था अभी तत्व की बात, लोहा है, शीशा है, तांबा है, जस्ता है, तत्व देखे थे ना, वो सब क्या होता है? परमाणु विद्युतता उदासीन होती है। जैसे देखिए, आप ले देंगे हाइड्रोजन, आप ले लीजिए ऑक्सीजन, आप ले लीजिए नाइट्रोजन, आप ले लीजिए क्लोरीन, आप ले लीजिए कैल्शियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? विद्युतता उदासीन है। याद रखेंगे, कोई अगर पूछे आपसे तो क्या बताएंगे? परमाणु विद्युतता उदासीन होती है। क्यों होती है? इसको कारण देख लीजिए। इसका कारण ये है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑक्सीजन है, तो इसमें जितने ऋण आवेशित कण हैं उतने ही धन आवेशित कण हैं। यानी कि इसमें अगर 8 ऋण आवेशित कण हैं तो 8 धन आवेशित कण भी हैं। ठीक है, जितने ऋण आवेशित कण हैं उतने धन आवेशित कण हैं, दोनों की संख्या बराबर है। अब ऋण धन बराबर, तो इसीलिए परमाणु विद्युतता उदासीन। कोई दिक्कत? अब समझिए, ये तो समझ गए। अब इसको आगे बढ़ते हैं। कोई भी ऑक्सीजन जैसे मान लीजिए आप लिए लिए तो इसका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन यानी उसको समझिए धन आवेशित कण, आप अभी समझिए, क्योंकि प्रोटॉन आप पढ़े नहीं है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझिए उसमें जो धन आवेशित कण है, यानी कि धन आवेशित कण जो है वो उसके केंद्र में रहता है, उसके केंद्र में रहता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित है, यानी प्लस वाला केंद्र में रहता है, और ऋण आवेशित कण जो है जिसको इलेक्ट्रॉन हम लोग कहते हैं, वो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, ये चक्कर कैसे लगाता है ये सब हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। अब देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तब पहली कक्षा में, ओहो, दूसरा ही ले लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन लीजिए, N, क्या लेते हैं हम लोग? N। इसकी परमाणु संख्या होती है 7, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 और प्रोटॉन की संख्या, ऋण आवेशित कण 7, धन आवेशित कण 7। तो ये जो आप देख रहे हैं धन आवेशित कण, धन वाला प्लस वाला, ये केंद्र में रहता है बैठा हुआ, ठीक है ना। लेकिन ये जो देख रहे हैं ऋण वाला,
वो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चक्कर कैसे लगाता है? तो पहली कक्षा में रहता है 2 गो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अब उसको बच गया कितना? 5। तो अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन जाके बैठ जाएगा। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाके बैठेंगे? 5। अब देखिए नियम ये है कि दुनिया का कोई भी पदार्थ है ना, वो अकेला रहना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि दोस्ती करें, ठीक है ना। किसी न किसी से दोस्ती कर लें ताकि हम अस्थाई हो जाएं। अब नाइट्रोजन वो भी क्या है? वो सक्रिय है, वो चाहता है कि अपने निकटवर्ती किसी भी पदार्थ से हम अभिक्रिया करें ताकि हम अष्टक पूरा कर लें, अस्थाई हो जाए। वो हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए। अब ये क्या करेगा? कहीं से ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा, ठीक है। तो जैसे 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, मान लीजिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने आप क्या हो जाएगी? इसकी बढ़ जाएगी, 8 हो गया, अष्टक तो इसका पूरा हो गया, स्थाई हो गया। लेकिन अब गौर करिएगा, धन आवेश इसको कितने थे? 7। और ऋण कितना हो गया इसको? 10। ऋण अब कितना हो गया इसको? ऋण वाला हो गया 10, और धन वाला कितना हो गया? 7। धन वाला पहले 7 था ना, तो 7 का 7 है। 3 गो ऋण किसी से ले लिया तो ऋण की संख्या इसकी अब कितनी हो गई? 10। अब सोचिए कि आपके पास 10 रुपया कर्ज हो और 7 रुपया पॉकेट में हो, तो 7 दे देंगे तभी वो ऋण बच जाएगा, यानी ये ऋण आवेशित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा, ठीक है। अब कहेगा सर जी ऐसा नहीं कर सकता है कि 5 किसी को दे दे? नहीं नहीं, 5 नहीं देता है। याद रखेंगे, 1 2 3 वाला परमाणु किसी को देता है, 1 2 3 वाला किसी को देता है, और 4 5 6 वाला जो है वो 7 वाला लेता है। 4 5 6 7 वाला लेता है और 1 2 3 वाला देता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अभी 7 वाला था तो किसी से लिया था ना। जैसे देखिए, अब मान लीजिए हमारे पास एक सोडियम है Na, इसमें 11 गो प्लस वाला होता है और 11 गो माइनस वाला होता है, यानी ऋण आवेशित कण भी 11 और धन आवेशित कण भी 11। तब पहली कक्षा में इसको रहता है कई गो इलेक्ट्रॉन? 2 गो। और दूसरी कक्षा में क्या गो रहेगा भाई? तो ज्यादा से ज्यादा 8 गो, 3 4 5 6 7 8 गो, ज्यादा से ज्यादा 8 गो रहेगा। और अंतिम कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 11 गो हो गया। अब हम जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2 8 1। ये एक ना किसी को दे देता है, एक किसी को दे देगा। तो मान लीजिए इसमें पहले धन कै गो था? 11। अब धन कितना हो गया? नहीं, धन तो 11 के 11 ही रह गया। अब ऋण की बात करते हैं। ऋण पहले कितना था इसके पास? अब ऋण कितना हो गया इसके पास? 10। तब किसकी संख्या बढ़ गई? धन की संख्या ऑटोमेटिक इसकी क्या हो गई? बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? तो इसीलिए ये बन जाता है धनायन। धन की संख्या बढ़ गया, यानी कोई परमाणु जब किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, यानी अपने धन आवेश को किसी को, सॉरी, ऋण आवेश को देता है तो हो जाता है धनायन, और किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो हो जाता है ऋणायन। तो आयन समझ गए ना? आयन का मतलब आवेश, करंट। आयन का मतलब आवेश, करंट। कोई दिक्कत? तो कोई भी परमाणु में जो आवेशित कण होते हैं वो कहलाते हैं आयन। आयन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, एक धनायन और एक ऋणायन। कौन? धनायन और ऋणायन। धनायन और ऋणायन कैसे बन गए समझ गए ना? कि मान लीजिए हमारे पास जितना ऋण है उतने धन है, आपके पास जितना ऋण है उतने धन है, उसके पास जितना ऋण है उतने धन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लोचा कहाँ पर चल जाता है कि हम किसी से अगर ऋण लेंगे तो हो जाएंगे ऋणायन, और ऋण देंगे तो हो जाएंगे धनायन। ऐसे पैसा वाला में समझिए कि अगर आप किसी से पैसा लेते हैं कर्जा, तो आप ऋण नहीं खाए, कर्जा ना लिए हो, ऋण, तो आप हो गए ऋणायन। नहीं, हम अगर आपको पैसा दिए हैं तो हम हो गए धनायन, धनवान हो गए। क्या आरती? बात सही है कि नहीं है? अगर पैसा आप जो हमारे से 10,000 रुपया लिए हैं, नहीं लिए? अरे बोलिए ना। हाँ, देखिए पैसा ले भी लिया, बोलबो नहीं करती है कुमारी। चलिए सुनिएगा, तो
पैसा अगर आपने लिया तो आप हो गए ऋणायन, हम दिए तो हो गए धनायन। सेम यहाँ पर वही होता है कि अगर कोई धन आवेश को, ऋण आवेश को लेता है तो ऋणायन, और देता है तो धनायन। तो धनायन ऋणायन सब समझ गए। अब चलते हैं संयोजकता। देखिए अभी आप पढ़ रहे थे संयोजकता क्या है। देखिए संयोजकता का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु में जितनी प्रवृत्ति त्यागने की है या ग्रहण करने की है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे अभी आप पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, संयोजकता का मतलब क्या समझे कि कोई भी परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, इसी को कहते हैं हम लोग संयोजकता। अब नहीं समझते हैं तो हम फिर समझ लेते हैं। थोड़ा सा आप चलते हैं हम लोग कहाँ, बोर्ड की तरफ, समझिएगा। एक लेते हैं हम लोग सोडियम, इसमें है 11 कण और इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 281। एक दूसरा लेते हैं क्लोरीन 17, ये 287 हो गया। अब गौर करिएगा, हमने अभी क्या बताया कि दुनिया के जितने पदार्थ हैं ना, वो चाहता है कि हम दोस्ती कर लें, किसी न किसी से दोस्ती कर लें और दोस्ती करके अस्थाई हो जाए। दुनिया का ये प्रकृति का नियम है, वह हर कोई चाहता है कि हम किसी न किसी से दोस्ती कर लें और अस्थाई हो जाए, यानी हमें इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, आराम करें। नहीं, अब क्या करेगा सो देखिए, तो इस सोडियम कहेगा किससे, क्लोरीन से, ए भाई तू साथ हमरे में आ जाओ। ये कह रहा है कौन, सोडियम कह रहा है कि क्लोरीन से, रे भाई तू हमरे में साथ आ जाओ। तो जिसके पास ज्यादा होगा वो कहेगा कि हम तुम्हारे पास आएंगे। क्यों जाएंगे भाई तुम्हारे पास, तुम कम है, तुम आ जाओ। क्या अब हमारे पास ज्ञान है ज्यादा, तो आप लोग चल के आते हैं कि नहीं आते हैं हमारे यहाँ? कोई आधे किलोमीटर से, कोई कहाँ से नहीं आते हैं, सब पैदल भोर भोर में उठ के चले आते हैं, नहीं चले आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप में ज्ञान कम है तो आप आते हैं, नहीं आते हैं ज्ञान लेने के लिए। ठीक वही बात है यहाँ पर, ये सोडियम कह रहा है तो क्लोरीन क्या कहता है कि अरे हम क्यों आएंगे, तुम आ जाओ ना मेरे पास। तो ये आ जाता है उड़ के फुर्सी, इसमें ना आ जाएगा, क्योंकि दोस्ती तो करना है भाई ना, चाहे हम आपको कहें दोस्ती करने के लिए या आप हमको कहिए करने के लिए, बात तो एक ही होती है। तो अब यहाँ पर क्या करता है, ई कहता है सोडियम को कहता है क्लोरीन कि ये भाई तू ही आ जाओ मेरे पास। तो इधर से क्या करता है, यहाँ से फुर से उड़ता है, इसमें आके टच हो जाता है, टच हो गया। तो इसके अंतिम में कितना हो गया, 8, इसके भी अंतिम में कितना हो गया, ये एक वाला फुर हो गया, नहीं हो गया, तो अष्टक पूरा हो गया। समझ रहे ना? अब गौर क्या किए आप कि क्लोरीन ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकता है, 1, सोडियम कितना ज्यादा दे सकता है, 2 दे सकता है, नहीं दे सकता है, 2 कहाँ है बताइए, क्या पर है? ये इसके पास अंतिम में कितना था, 1 के ना देगा हो, वो देगा 2 देगा। तो मान लीजिए इसके पास पहले से 10 है, सॉरी 11, अगर 2 किसी को दे देगा तो कितना हो जाएगा उसको, 9। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में कितना बचेगा उसको, तो अष्टक पूरा हुआ, नहीं ना हुआ। तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना देगा, 1 देगा। जितना देता है या जितना लेता है वही तो उसकी संयोजकता है, जितना देता है या जितना लेता है। यानी कहने का अर्थ है कि त्यागने और ग्रहण करने की जितनी क्षमता होती है ना, वो उसका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। एक और देख लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन देखिए, इसकी परमाणु संख्या होती है 8 मान लीजिए, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 6, क्लियर। एक कैल्शियम है 20, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और दूसरी में 2, है ना। कैल्शियम के पास 20 है, वो ऑक्सीजन को कहता है ए भाई तू हमको 6 दे दे, नहीं तो क्या कहता है ऑक्सीजन कि हम कैसे देंगे तुमको भाई, हमारे अंतिम में 6 है ना, हमें तो कम जरूरत है, तुम ही आ जाओ। क्योंकि अब तो आपकी दोस्ती तो करनी है, तो दोस्ती करने के लिए यह एक बात मान लेता है, नहीं कैल्शियम बात मान लेता है और अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, 2 परमाणु को इसको दे देता है। तो इसमें त्यागने की क्षमता कितनी है, 2, और इसको ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, 2। यही उसका क्या है, उसकी संयोजकता। तो संयोजकता समझ गए ना, माने किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता हो या ग्रहण करने की क्षमता हो, यानी रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए वो जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है वह उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजकता। समझ में आ रही बात? चलिए इसी तरह से अन्य प्रकार के भी है, आप अन्य प्रकार में भी देख सकते हैं। अब कहिएगा सर जी कि ऐसा भी हो सकता है क्या, मान लीजिए दूसरा हम ले लेते हैं उदाहरण,
जैसे आप देखिए, एक कैल्शियम लेते हैं और एक कैल्शियम को छोड़िए दूसरा लेते हैं। कैल्शियम का एक परमाणु हमेशा हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के साथ संयोग करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखिए कैल्शियम क्या एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु के साथ संयोग करता है। अब कैसे समझिए, एक कैल्शियम भी है जिसमें परमाणुओं की संख्या होती है 20। क्लियर? दोस्ती तो इसको भी करनी है, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, उसे क्या दोस्त तो चाहिए उसे। तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाता है 2882, है ना। क्लियर? अब इसके बराबरी का कोई मिल नहीं रहा है, इसके बराबरी का नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करता है, इस रास्ते से गुजर रहा था हाइड्रोजन महाराज। कौन जा रहे थे? उसी को बुलाता है, ए हाइड्रोजन भाई, ए हाइड्रोजन भाई, का हो, का बात बा, दोस्ती करबू? अरे हमरा दोस्ती स्वीकार है। तो हाइड्रोजन तो छोटा आदमी है, तुरंत स्वीकार कर लेता है, हाँ भाई काहे नहीं। तो हाइड्रोजन कहता है तो एगो हमको दे दीजिए, हमारे पास पहले से एक हैं और एक और दे दीजिएगा, तो 2 हो जाएंगे, तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे। तो कैल्शियम कहता है देख भाई, ठीक है तो एक हम दे देंगे, लेकिन एक देने से काम ना चलेगा, हमरे तभियो एक बच जाएगा। एक क्या हो जाएगा? बच जाएगा। कौन? परमाणु। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा करना तू 2 आ जा उधर से, क्या जा, एक गोतिया के और बुला ले। नहीं, अब क्या करता है शो देखिए, यहाँ कैल्शियम जो है अभी 2 8 8 और 2 था, 2 हाइड्रोजन को बुला लिया। किसको बुला लिया? दोनों हाइड्रोजन को एगो एगो दे दिया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एगो को इसको दे दिया। ठीक है, अब दे देने के बाद दोनों का क्या हो गया, अभिक्रिया पूरा हो गया। एक इसको दे दिया एक इसको दे दिया, नहीं दे दिया, तो इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा, है ना। अब अष्टक क्या है वो बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए क्लास 10th का है, लेकिन आगे चैप्टर में भी है आपको। तो आप समझ रहे हैं कि कोई भी तत्व क्या करता है कि जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितना ग्रहण करता है, त्यागने और ग्रहण करने की जो उसकी क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछे संयोजकता कितना, तो कहिएगा अरे आप में जितना त्यागने की क्षमता है ना, वही आपकी संयोजकता है। आप कितना ज्यादा खर्च कर पाइएगा, तो 1 2 3, अब तो कंजूसवा है, तो 1 2 3 खर्च कीजिएगा, तो वही आपकी संयोजकता है। नहीं, लेकिन हमहू कोनो बड़का पहलवान नहीं है, ज्यादा खाएंगे कितना, तो 3 4 5, नहीं क्या, या तो हम 1 2 3 खाएंगे, तो समझिए वो हमारी माने जितना त्यागने या जितना ग्रहण करने की क्षमता को क्या बोलेंगे हम लोग, संयोजकता कहेंगे। कोई दिक्कत? तो आज के लिए हम लोग इतनी तक रहेंगे, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे सूत्र क्या है और इनके अलावे। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो समझ ही रहे हैं क्या करना है। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।